नमस्कार। अभी अभी ताज़ा खबर ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल किया गया है। अब फिर क्या था, बहुत सारे लोग एकदम पीड़ित हो गए, आहत हो गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरकार हरकत में आई, मंत्री जी ने तुरंत बयान दिया। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये देश तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। अब ऐसी बात तो कोई मूढ़ ही कह सकता है। आप ये देखिए, मैं इस विषय में मुझे 3 बातें कहनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा क्यों लगता है कि अगर सिलेबस में कुछ पढ़ाया जाएगा, तो वो संविधान बन जाएगा। अब ये देखिए ना, सालों से हम लोग गजनी के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्या सोमनाथ मंदिर को तोड़ देना संविधान का हिस्सा बन गया है? नहीं बना है। उसी तरीके से अगर हम मनुस्मृति के बारे में लॉ फैकल्टी में पढ़ाएंगे, तो वो संविधान नहीं बन जाएगा, लेकिन हाँ, लोग इसके बारे में जानेंगे। और सच बात तो ये है कि जब मनुस्मृति लिखी गई, तभी भी वो संविधान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि जो जानते हैं उन्हें पता है कि स्मृतियां और धर्मशास्त्र जो थे वो राजाज्ञा या संविधान नहीं होते थे। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई पढ़े तो। अब जो दूसरी बात मुझे कहनी है, शायद वोल्टेयर ने कहा है, वो मैं दोहराना चाहती हूँ कि आइडियाज कभी मरा नहीं करते। आप आइडियाज को दबा नहीं सकते, आप उनको दबा के खत्म नहीं कर सकते। तो आइडियाज से डरना क्या? मनु ने जो कहा है उसको आपको पढ़ने से क्यों डर लगता है? अब इसके बाद मैं तीसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हमें मनु को क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, पहली बात तो एक स्पष्ट समझ लीजिए कि मनुस्मृति वापस जिंदा होकर जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। तभी भी वो कितने दिन और कितना हिस्सा रही है कोई नहीं जानता। और फिर मनुस्मृति के सैकड़ों श्लोकों में अगर 10 श्लोक ऐसे हैं जो आपत्तिजनक हैं, हम उसको कंडेम करेंगे, डेफिनेटली कंडेम करें, और उसको मानने का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन उसको कंडेम अच्छी तरह किया जाएगा, और कंडेम करने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। अगर आप बिना पढ़े कंडेम करेंगे तो कंडेमनेशन का कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोसाइटी पे, केवल एक पर्सनल गाली गलौज पे वो आ जाएगा। दूसरा, मनु ने जो ये सैकड़ों श्लोक लिख डाले, कुछ करीब 1000 के आसपास, इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया। उसमें जाति और जाति भेद के अलावा भी बहुत कुछ है। बेसिकली तो ये सोशियो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। इसमें मनु ने क्या लिखा है? इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखा है, पॉलिटी के बारे में लिखा है, इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है, एस्पिनाज के बारे में लिखा है, और जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में लिखा है, पड़ोसियों देशों संबंध कैसे होने चाहिए उसके बारे में लिखा है, और जो मंडल का सिद्धांत है, आज हम जिसकी इतनी बातें करते हैं, वो भी मनुस्मृति में लिखा है। इसके अलावा मनु ने जो इसमें एक पुरुषार्थ चतुष्टय और आश्रम व्यवस्था की बात की है, तो दुनिया भर में जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर भारत को और उसकी सिलसिलेवार जो उसमें चेंजेस आए हैं उनको समझना है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट समझनी जरूरी हैं। मनु ने उसके बारे में भी लिखा है, और मनु ने जो उसमें अपनी जो इन्वायरमेंट के लिए जो कंसर्न दिखाई है, मैं तो कहती हूँ कि आज दुनिया के किसी देश में अगर सत्ता पक्ष है, जो भी बैठा हुआ है कुर्सी पर, गद्दी पर, अगर वो उसको उस तरीके से फॉलो करे, तो बहुत हद तक ये समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन उसको फॉलो करना तो दूर, आज के जो हमारे बहुत प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिशियंस हैं और जो नीति नियंता हैं, वो उतनी गंभीरता से उस पर बात ही नहीं करते हैं। और इस सब से हटकर एक मनु ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उन्होंने क्या किया है कि जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी जो है, इसकी लाइफ कितनी है उसको कैलकुलेट करके दिखाया है। अब जो कैलकुलेशन है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, वो ऑलमोस्ट वहीं तक है जहां वैज्ञानिक बताते हैं और जो साइंटिस्ट बताते हैं अपने बड़े तरह के इक्विपमेंट और शोध और क्या क्या करके। जो मनु का कैलकुलेशन है वो ऑलमोस्ट आसपास है, और मुझे लगता है जिस तरीके से साइंटिस्ट करेक्शन कर रहे हैं उसमें, वो जल्दी ही उसको मैच कर जाएगा। तो इतना कुछ है मनु में। मनु को आप पढ़ना है, कंडेम करने के लिए भी पढ़ना है, उसको प्रेस करने के लिए भी पढ़ना है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरह से विरोध क्यों होगा, मतलब नाम लेते ही आग क्यों लग जाती है दुनिया में? तो देखिए, उसकी एक वजह ये है कि जब ये देखा गया, जब विलियम जोन्स और उनके ज़माने में कुछ 100 साल पहले जब ये उजाले में आया, यूरोप पहुंचा, लोगों ने पढ़ा इस ग्रंथ को, तो उनको लगा कि और कुछ हो ना हो। ये एक बहुत साइंटिफिक तरीके से एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्ट्रिन है, जिसको हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी तरह इतनी चीज़ों को कवर करते हुए लिखा जा सकता है। और एक बात है, अच्छी है या बुरी है, कि हाँ, मनु का असर था। मनु का असर था, दूर दूर तक था। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम्बुराबी जो था उसमें भी
मनु का की ही छाप दिखाई देती है, हम्मुराबी का जो लिखा हुआ मिलता है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये चीज़ ऐसी है जिस पे शायद जो अंग्रेजी पढ़ के आए हिंदुस्तानी, इस पे उनको कुछ कहीं गर्व हो जाए, प्राइड हो जाए, तो उसका एक तरीका उन्होंने निकाला, हर वो चीज़, चाहे वो मनु हो, चाहे वो रामायण हो, कुछ भी हो, बोले उसको इतना कंडेम करो कि उनको बजाय उस पर प्राइड की बजाय उसमें शेम की, उनको शर्म की उनको फीलिंग आए, वो उनको महसूस हो। तो इसका ये किया गया। जैसे मैं इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। राजा राम मोहन रॉय ने जब सती का उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सती को अबॉलिश कराऊंगा। अब सती को अबॉलिश कराना है क्योंकि हिंदुस्तानी इतने खराब हैं, वो रोज ही अपने घर की महिलाएं जला देते हैं, तो उनको उसको ये बताना था कि सोसाइटी का हिस्सा है, इसको सैंक्शन है धर्म का। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन बनाया, ये शायद जो उन्होंने अंग्रेजों को दिया था, उस पर उन्होंने लिखा कि भाई मनु कहते हैं कि पति की मृत्यु पे पत्नी को जला दिया जाए। आप विश्वास करिए कि मनुस्मृति का एक एक श्लोक आप पढ़कर देख लीजिए। ठीक है, संस्कृत आती है तो बहुत अच्छा है, संस्कृत में पढ़िए, नहीं तो एकदम न्यूट्रल। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक प्रोफेसर हैं, इंडोलॉजिस्ट भी हैं वो, पैट्रिक ओलिवेल, उन्होंने इसका क्रिटिकल एडिशन निकाला है। आप संस्कृत में पढ़ें तो सबसे अच्छा है। एक श्लोक आप पढ़कर देख लीजिए। मनु ने कहीं ये इंटेंशन भी नहीं जाहिर करी, मतलब एक डिक्टेट तो एक अलग चीज होती है, इंटेंशन भी नहीं जाहिर करी है कि जो स्त्रियां उनके पति मर जाए तो उसके शव के साथ जल मरे। इसी तरीके से दहेज की बात होती है, मनु ने कहीं दहेज के बारे में लिखा ही नहीं है। उल्टे अगर आप इसका कहीं संकेत पाएंगे तो आप यही पाएंगे कि वो उसको बहुत बुरी तरह कंडेम करते हैं। तो इस सब के बाद जब मैं देखती हूँ कि कुछ लोग इसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ते हैं, वो चाहते नहीं कोई इसको देखे, तो मुझे लगता है इसमें कहीं कुछ तो है। जैसे कि नीत्शे ने कहा था, नीत्शे ने एक जगह पे लिखते हुए मनुस्मृति को बाइबल से भी ऊपर का दर्जा दिया, और इसके लिए तब के यूरोप में क्रिश्चियनिटी जो थी, जो चर्च था, वो इतना नाराज हुआ कि नीत्शे को बहुत बुराई झेलनी पड़ी। नॉट दैट नीत्शे पे इसका कोई असर हुआ था। तो अब मैं इसको समअप करके मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मनु को पढ़ने से, मनु को पढ़ाने से न तो वो संविधान बदल जाएगा और न ही पहिया पीछे घूम के वापस मनु का युग यहाँ आ जाएगा। वो अब आ ही नहीं सकता। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, समाज बहुत बदल गया है, बहुत तरीके से शिक्षा के बहुत सारे माध्यम आ गए ग्रहण करने के, बहुत नए तरीके के रोजगार धंधे आ गए हैं। तो आज ये कहना कि अगर हम मनु को पढ़ेंगे तो वो संविधान बन जाएगा, ऐसा कहने वाले की बुद्धि के मैं क्या ही सोचूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी विषय में हम लोग आगे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।